हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल के दत्ता क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि टर्म 2 का जो आपका क्लास 10th है, टर्म 2 का क्या हुआ, मॉडल सेट आ चुका है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों मॉडल सेट 1, ठीक है, आपका जो साइंस का क्वेश्चन है आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है कि आपका जो विषय है विज्ञान, ठीक है, उसमें आपका फुल मार्क्स होगा 40 का, टाइम दिया जाएगा आपका 1.5 घंटा का। ठीक है, अब देखिए पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको हम ध्यान में देख लेते हैं, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपका परीक्षार्थी जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, उसको आपको यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है। मतलब अपने भाषा में अगर उत्तर देते हैं तो और अच्छा बेहतर है। इसमें से आपको दोस्तों कुल प्रश्न जो पूछेंगे 19 यानी कि 19 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न हो। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का मान यानी कि मार्क्स जो है आपका 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रश्न 8 से लेके आपका 14 तक यानी 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जितना पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन बी ऐसे करके दिया है, उसी में आपको डायरेक्ट हम बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार पूछा गया है और उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं कोई भी इस मॉडल सेट का पेपर का सॉल्यूशन डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में आपका जो सेशन 1 है, सेक्शन 1, तो उसमें से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपका 7 तक जो है आपका टोटल जो मार्क्स रहेगा दोस्तों 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपका टोटल कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है विद्युत, क्या दिया है दोस्तों, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है, लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है, इसको आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम्ब होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलाम्ब। ठीक है, कूलाम्ब होता है। कूलाम्ब को दोस्तों सी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है दोस्तों, सी से। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद आपका क्वेश्चन बोला गया है कि विद्युत आवेश का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश कितना होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों, सॉरी, विद्युत आवेश चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10th के पावर में -19 कूलम होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, अगर पूछता है आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों होता है कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश होता है आपका 1.6 इंटू 10th के पावर में -19 कूलम। ठीक है, क्या आपका ये याद रहेगा क्वेश्चन। अगर देखिए दोस्तों, आप नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक है, अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरफ संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों वोल्ट मीटर का जो प्रयोग होता है विद्युत विभव को मापने के लिए जाता है। किसको मापने के लिए जाता है, वोल्ट मीटर को विद्युत विभव मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम, ठीक है, पार्श्व क्रम, जिसको हम समांतर क्रम में बोलते हैं, पार्श्व क्रम या फिर बोल सकते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये थी आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में मेरा दिया गया है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। ठीक है, देख सकते हैं आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य की अवस्था में पाया जाता है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारा बोले या फिर मरकरी। ठीक है, पारा मरकरी को बोला जाता है दोस्तों Hg। क्या बोला जाता है आपका, Hg। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा दोस्तों, एक ऐसी धातु को उदाहरण देना है जो कठोर ताप पर द्रव्य की अवस्था में पाया जाता है। तो आपका आंसर जो है आपका पारा या फिर बोले मरकरी या फिर इंग्लिश से बोले तो Hg। ठीक है, उसका संकेत होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखे। किसका सामान्य सूत्र लिखना है दोस्तों,
एल्काइन का, तो मैं आपको बता दूं कि एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, वह होता है आपका CN। क्या होता है? CnH2n, H2n -2। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों, आपका एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपका पूछ दे, एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछ दिया, तो आप बोल सकते हैं CnH2n-2। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं? CnH2n-2। ठीक है, बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पूछ दे इसी क्वेश्चन में कि आपका, ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, वो आपका होता है CnH2n+2। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? CnH2n, सॉरी H2n तक होता है। ठीक है, H2n तक होता है, सॉरी। एल्केन का क्या होता है? CnH2n। और आपका इसी क्वेश्चन में पूछ दे दोस्तों कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सेम फार्मूला यही होगा, सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका होता है फार्मूला CnH2n+2 एल्कीन का। ठीक है, एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2, एल्केन का पूछे तो आपका CnH2n, और एल्कीन का आपका पूछा तो CnH2n+2। ठीक है, क्या समझ में आया? तो देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन में मेरा दिया गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, मेंडल जो है अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चुना था? कौन से पौधा था दोस्तों? तो दोस्तों वह था मटर का पौधा। आपको याद आ रहा होगा, जो आप पढ़े हैं। ठीक है, कौन सा पौधा है? मटर का पौधा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका कागज, सूती कपड़ा मान लेते हैं, ऊनी वस्त्र मान लेते हैं, आदि मान लेते हैं। ठीक है, यही आपका क्या है? एक जैविक निम्नीकरण। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो दोस्तों उत्पादक जो है अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? जल पर होता है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर होता है, इसी चीज़ पर निर्भर होता है। तो आपका सेशन 1 यानी कि जितना आपका क्वेश्चन नंबर सेशन A में है आपका खत्म हो चुका है, 1 2 3 1 से लेकर 7 तक। तो दोस्तों आप इसको क्या कीजिए, नोट्स बनाते जाइएगा, और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों सेशन बी की तरफ कि सेशन बी में आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आप सेक्शन बी में देख सकते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा दोस्तों, उसमें से आपका टोटल मार्क्स है 15 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें से भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब जो 5 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा दोस्तों, उसमें से आपका एक प्रश्न जो रहेगा 3 करके रहेगा, यानी कि टोटल आपका कितना रहेगा? 5 क्वेश्चन। तो आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 एम्पियर क्या दिया है दोस्तों, कि एक एम्पियर की परिभाषा लिखें, किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 5000 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बोला गया है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 एम्पियर की परिभाषा जो आपका दोस्तों होता है कि विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा बराबर आपका होता है क्या, पहले बताइए। ठीक है, विद्युत धारा बराबर आपका जो होता है दोस्तों आवेश बट्टा में समय होता है, आपको पता है। ठीक है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी कि I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। I जो है मेरा इसमें विद्युत धारा, Q जो है इसमें मेरा आवेश, और T मेरा इसमें समय। ठीक है, क्या इसमें कुछ दिक्कत है किसी को? नहीं है। अगर हम Q को यानी कि आवेश को अगर 1 कूलम ले लेते हैं, और T को यानी टाइम को दोस्तों समय को 1 सेकेंड ले लेते हैं, तो आपका जो आएगा I = 1 कूलम/1 सेकेंड आएगा। क्या इसमें दिक्कत है कुछ? ठीक है, तो मेरे इसमें बराबर बच जाएगा 1 कूलम, और S जो है मेरा नीचे ऊपर जाएगा, यानी कि 1 कूलम S के पावर में -1 आ जाएगा। इसी में यानी कि कूलम सेकेंड के पावर में -1 बराबर एम्पियर, A बराबर A आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी चालक से होकर
1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली जो धारा होता है दोस्तों 1 एम्पियर कहलाता है। क्या कुछ दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होगा, होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि यदि 500 कूलम और आवेश आपके यानी समय जो दिया है दोस्तों आपका 10 मिनट ले ले, तो इसमें होकर गुजरता है, तो इससे होकर गुजरता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो क्यू दिया है यानी कि कूलम जो दिया है, आपका क्यू दिया है, क्यू जो आपका आवेश दिया है 500 दिया है कूलम, और आपका जो इसमें टाइम दिया है दोस्तों आपका 10 मिनट दिया है। ठीक है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्यू बराबर 500 हम लिख लेते हैं, 500 कूलम जो दिया है। उसके बाद देखिए टी बराबर आपका दिया है 10 मिनट, तो आपका 10 मिनट लिख दिए। कुछ दिक्कत है? तो सबसे पहले जो टाइम दिया है मिनट में, उसको आप सेकंड में चेंज कर दे। तो आप सेकंड में 10 मिनट को अगर चेंज करते हैं यानी 10 को गुना 60 सेकंड से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 600। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 600 आता है। अब आपको पता है कि मेरा आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है, जिसमें आपका क्यू 500 दिया है और टी आपका 600 दिया है। तो अब आप इसमें से काटिएगा 2 जीरो 2 जीरो, तो इसमें से आपका टोटल बचेगा 5/6 और आप इसको डिवाइड दीजिएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 0.83 एम्पियर। क्या इसमें कुछ दिक्कत है किसी का? दिक्कत है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित क्यों स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर होगा कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से चालक का प्रतिरोध घटता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। और दोस्तों इसमें सिंपल से याद रखिएगा कि अगर आपका व्युत्क्रमानुपाती जो होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है, ठीक है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है दोस्तों घटता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, घटने से चालक का क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, यही आपको याद रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर दिया है कि मजेदार क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों वह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की मोटाई पर निर्भर करता है, और मेरा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये 3 पॉइंट मेरा है, इसमें याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मेरा दिया गया है कि विद्युत टोस्टोरी तथा विद्युत इस्त्री में के तापन अव्यय शुद्ध धातु से ना बनाकर किसी मिश्र धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं। ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं से अधिक होती है। ठीक है, जब इन मिश्र धातुओं से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म हो जाती है। अतः विद्युत तापन युक्तियाँ जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये सब नोट करते जाइएगा कि आप देखिए आपके सामने आंसर भी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का बता दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया गया है कि तीन पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो पहला होगा प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना। ये तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है कि आप यूज़ करेंगे नहीं। अब दूसरा दोस्तों गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग ज़्यादा करना। अब तो गाड़ी के जगह साइकिल का प्रयोग कीजिएगा, क्या बताइए। अब देखिए तीसरा पॉइंट, हर जगह कूड़ा कचरा नहीं जमा करना। अब देखिए जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो संभव नहीं है कि जहाँ तहाँ फेंकना सही है मेरा। ठीक है, अगर सही जगह अगर फेंकते हैं दोस्तों कूड़ेदान में, तो अभी इतना जो बीमारी फैल रहा है वो मेरा नहीं फैलता। सबको फेंकता है, हम भी फेंकते हैं, आप भी फेंकते हैं। ठीक है, सबको फेंकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, ये दिया है, उदाहरण दे। ठीक है, तो समजात अंग दोस्तों वैसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं, वैसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न भिन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। अब एग्जाम्पल में मान लेते हैं पक्षी का पंख और घोड़े का अग्रपाद। ठीक है, यही है समझाता।
अब देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो दोस्तों अपमार्जक जैव न्यूनीकरण पदार्थों को अपघटित कर मिट्टी में मिला देती है। अपमार्जक जैव न्यूनीकरण पदार्थों को अपघटित कर मिट्टी में मिला देती है तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाती है। यही पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप 14 देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। यही दिया है। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी, ठीक है, कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य में एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी दो आणविक सूत्रों के बीच सदा का बॉन्ड CH2 का अंतर रहता है, तो उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। सिंपल सा आप इसमें याद रखिएगा, जिसमें बॉन्ड CH2 का अंतर रहता है तो उसे क्या कहते हैं, हम समजाति श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब बात करेंगे हम सेक्शन C की ओर, जो मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से दोस्तों आपको टोटल क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें आपको 3 क्वेश्चन का, जिसमें आपका 3 करके 5 क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें जो आपका टोटल मार्क्स मिलेगा दोस्तों 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना? और डाउट रहेगा तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, तो हम कमेंट का आंसर जब देंगे, जरूर देंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरा क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। ठीक है, और सॉल्व। तो देखिए अब सेक्शन C में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कि क्या दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है आपका कि श्रेणी क्रम में संयोजन को परिभाषित करें। यानी कि मतलब श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं उसको परिभाषित करना है आपको। और एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिन प्रतिरोध में क्रमशः R1 R2 R3 है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, श्रेणी क्रम सबसे पहले बात करते, देखिए श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। तो दोस्तों श्रेणी क्रम इसे कहते हैं कि किसी परिपथ में R1 R2 और R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। ठीक है, एक सिरे से दूसरा सिरे में मिलाकर जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध के इस क्रम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, उस फिगर को आप देखिए, जिसमें से दोस्तों जिसमें मेरा AB जो है, मेरा माना AB और BC और CD जो है, 3 गो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। 3 प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो माना, तो इसमें ये प्रतिरोध जो है दोस्तों R1 R2 और R3 है। ठीक है, इन प्रतिरोधों में बहने वाले मेरा जो धारा है दोस्तों I है, जो आप I देख सकते हैं दोनों तरफ। इसमें जो बहने वाली मेरा धारा है मेरा क्या है, I है। तथा इसमें विभवांतर जो है दोस्तों V1 V2 और V3 है। ठीक है, जिसमें विभवांतर देख सकते हैं कि मेरा क्या है, V1 है, V2 और V3 है। ठीक है, तो दोस्तों ओम के नियम से देख सकते हैं कि V1 बराबर मेरा है IR1। ठीक है, V2 IR2, V3 IR3। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि दोस्तों मेरा V बराबर IR होता है, मतलब ओम का नियम से होता है। ठीक है, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। ठीक है, तो इसमें V1 इक्वल टू मेरा IR1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा IR2 और V3 मेरा IR3। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीनों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर दोस्तों देखिए आपके सामने आ जाएगा कि V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब V1 V2 V3 की जगह हम V लिख दिए, कुछ दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, अब देखिए IR1 IR2 R3 में इसमें से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से दोस्तों मेरा कॉमन जो आ रहा है तीनों में मिल रहा है I। ठीक है, तो I को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर दोस्तों मेरा बचता है I इक्वल टू R1 R2 R3, ये बचता है। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अब देखिए जैसे कि V बराबर मेरा होता है IR होता है, आप सभी को तो पता है। तो V के जगह हम IR पुट कर देते हैं, तो इसमें से मेरा I और I खत्म हो जाता है, तो इधर से मेरा बचता है R1 R2 R3, यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या किसी को दिक्कत है? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या डाउट है इसमें? अगर दोस्तों अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों VBI। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे कि दिया गया है, दिए गए परिपथ आरेख में देखिए आपके सामने एक फिगर दिया होगा। फिगर में दिया है R1 R2 R3 और इधर दिया है 12 वोल्ट। तो दोस्तों इसमें जो आपका प्रतिरोधक R1 R2 और R3, इसमें से मान आपका दिया है R1 का दिया है 5 ओम, R2 का दिया है 10 ओम और R3 का दिया है 30 ओम। ठीक है, और तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, दूसरा में दिया है परिपथ में प्रवाहित कुल प्रतिरोध धारा निकालना है, विद्युत धारा, और तीसरा दिया है आपका प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित विद्युत धारा प्रचलित करें। ठीक है, परिकलित करें। यही आपका दिया है क्वेश्चन। तो दोस्तों कुछ नहीं, इसमें से आपका कौन सा दिया है, देखिए जो फिगर दिया है आपका कौन सा मतलब श्रेणी क्रम में दिया है कि समांतर क्रम में दिया है, फिगर आपको पता करना है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो फिगर रहता है आपका पार्श्व क्रम बोले या फिर आपका समांतर क्रम में बोले, दोनों एक ही है, उस प्रकार दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका R1 R2 और R3 जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, और वोल्ट जो दिया है 12 वोल्ट उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका जो होता है पार्श्व क्रम का फॉर्मूला होता है या फिर समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है आपका 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें से आपको अब पुट कर देना है कि R1 का वैल्यू कितना दिया है, R2 R3 का कितना वैल्यू दिया है, पुट कर देते हैं। अब पुट करने के बाद आपको सरल एलसीएम करना है, कि सरल एलसीएम कीजिएगा तो आपका जो कट छट कर आपका आंसर आएगा R बराबर 3 ओम। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? सबसे पहले फार्मूला लिखे और सरल एलसीएम कर दिए पुट करके, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में मेरा बोला है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा क्या है, निकालना है। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि मेरा R बराबर 3 ओम आ गया है और V बराबर वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट दिया है मेरा। तो आप जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम का नियम से मेरा फॉर्मूला होता है V बराबर IR। तो इसी को हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V/R। तो इसमें V का मान 12 दिया है और R का मान आपका 3 दिया है, तो इसको काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सी में दिया है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित करी, यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले R1 से प्रवाहित धारा निकालेंगे, उसके बाद R2 R3 से। तो देखिए आपका जो V बराबर होता है IR होता है, तो आपका इसमें जो I बराबर VR हो गया। ठीक है, V/R हो गया तो 4 हो गए। तो इसमें R1 से अगर प्रवाहित करते मान लेते हैं, ठीक है, R1 से, तो आपका जो फार्मूला है I1 इक्वल टू V/R1 होगा, तो जिसमें आपका V बराबर 12 दिया है, R1 दिया है 5, तो इसका जो काट के आंसर आएगा आपका 2.4 आएगा। ठीक है, और इसका आपके बाद क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद है सी का, इसमें R2 से प्रवाहित कीजिएगा। तो I2 इक्वल टू V बराबर R2, इसमें V का मान पुट कीजिएगा और R2 को पुट कीजिएगा। तो इसमें आपका 12/10 आ जाएगा, तो इसमें भाग दे के आपका आ जाएगा 1.2 एम्पियर। उसके बाद आप R3 से प्रवाहित कीजिए विद्युत धारा। तो इसमें I3 बराबर होता है आपका फार्मूला V बराबर R/3, तो जिसमें V का मान 12 दिया है, R3 का मान मेरा 30 दिया है। ठीक है, तो जिसमें मेरा जो दोस्तों इक्वल आएगा भाग देके 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों देखिए आप आंसर में एक तरफ धातु लिख देते हैं, एक तरफ अधातु लिख देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला पॉइंट में दिया है कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, और दूसरा दिया है अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में दिया है धातु अम्लों से धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और अधातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। एग्जाम्पल दिया है देखिए आप धातु अधातु में। ठीक है, ये भास्मिक ऑक्साइड बनाती है और अधातु जो होता है ये अम्ल या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है कि धातु साधारणतः क्लोरीन से संयोग करके विद्युत संयोजक बनाता है। ठीक है, विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है और अधातु जो क्लोरीन से संयोग करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। पांचवा पॉइंट में दोस्तों धातुएं साधारणतः हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती है और अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग कर अनेक अस्थायी यौगिक बनाती है। ठीक है, ये थी आंसर जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का है। ठीक है, अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 18 की क्या दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें पोषी स्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए आपके सामने लिखा होगा कि किसी आहार श्रृंखला में विभिन्न चरण होते हैं
इसके प्रत्येक चरण को पोषी स्तर कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, घास, उसके बाद बकरी, उसके बाद बाघ। देखिए घास को जो खाता है बकरी को, लेकिन बकरी खाता है बाघ। ठीक है, सॉरी, मतलब देखिए घास जो है बकरी खाती है और बकरी को दोस्तों बाघ खा जाती है। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका पॉइंट दिया है, तो देखिए इसमें घास पहला पोषी स्तर, बकरी दूसरा पोषी स्तर एवं बाघ तीसरा पोषी स्तर, यही है। इसमें से कुछ उदाहरण दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। 19 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण के थ्रू मान लेते हैं, मेंडल के प्रयोग में लंबा पौधा का टी लक्षण प्रभाव लक्षण है, जो अगली पीढ़ी में F1 में भी दिखाई देती है। मतलब देखिए दोस्तों, जो माता पिता का लक्षण कुछ ना कुछ मिलता है तो उसमें ही प्रभावी लक्षण कहा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का ख नंबर दिया, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा प्रभावी होते हैं। ठीक है, समझाइए। तो देखिए आपके सामने एक आंसर दिया है, बहुत बड़ा है, तो उस आंसर को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उस आंसर को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था। ठीक है, तो यही था वीडियो आज का मॉडल सेट का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।